इसकी शुरुआत का थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। मैं रविंद्र शर्मा जी को तो सब जानते हैं आप लोग, वीडियोस भी आप लोगों ने देखे हैं, सुने भी हैं, मुनि जी ने भी, प्रीति अक्का ने भी काफ़ी बताया होगा आप लोगों को। तो रविंद्र शर्मा जी के साथ में मैं 2002 में संपर्क में आ चुका था। बड़े अर्ली एज में फॉर्चुनेट था कि बड़ी जल्दी उनसे मुलाकात हो गई। उस समय मेरे वहाँ जॉब थी, तो जॉब के सिलसिले में ही उनसे मुलाकात हुई। तो उस समय 24-25 साल की उम्र थी मेरी, और जब उनसे मुलाकात हुआ तो लगा कि यार ये चीज़ें तो करने लायक हैं, बात इतनी अच्छी हो रही है, इस पर काम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बहुत समय उस फेज़ में ही रहे कि करना चाहिए, करना है, करेंगे कैसा करके। तो धीरे धीरे वो होते होते वो 14-15 साल हो गए उसको कि करेंगे, करना चाहिए, करेंगे, करना चाहिए। तो 2000 एक दो बार बीच में बात हुई तो गुरुजी ने कहा नहीं अभी कर लो भाई, नौकरी वोकरी जितना सब है पहले। क्योंकि क्या है, देखिए आजकल जो हम लोग बाद में, उस समय भी अपनी बात हुई थी कि आहार की सुरक्षा बहुत महत्व की चीज़ होती है। आहार की सुरक्षा मतलब हमारी जो आज के हिसाब से आहार की, वैसे तो फूड सिक्योरिटी होता है, बट फूड सिक्योरिटी बस की बात नहीं है। हमारी ज़रूरतों की जो ज़रूरत है वो उसकी सिक्योरिटी होना बहुत महत्व की चीज़ है। पहले समय अलग ऐसा था जब आपके कुटुंब जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था कि इस तरह से दो चार लोग जो समाज के काम करने के लिए निकल जाते थे तो उनको चिंता नहीं होती थी बहुत ज़्यादा। आज तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस तरह के लोग भी, क्रिएटिव लोग भी जिसमें शामिल हैं, कि हमको सब किसी को कमाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये मतलब ये बहुत बड़ी आज की त्रासदी जिसको कहा जाए कि वी आर फोर्स्ड, वी आर कंपेल्ड टू अर्न, अदरवाइज हम लोग जी नहीं सकते आज, है ना। तो ये एक बड़ी त्रासदी है। तो ये उस चीज़ को समझना जरूरी है कि कैसे, नहीं तो आपको पहले कितने समय जो तुलसीदास हुए, रविदास हुए, कबीर हुए, ऐसा कंपल्सन नहीं था अर्न करने का। इतने बड़े बड़े कलाकार हुए, गीतकार हुए, संगीतकार हुए, और भी दुनिया भर के लोग हैं, आपके साउथ में इतने सारे लोग हुए। तो जो दो चार लोग इस तरह के पागल टाइप के लोग निकल जाते थे तो उसको परिवार पाल लेता था। अब यहाँ परिवार ही नहीं है, हर किसी का अपना परिवार है, बस वही है। तो बड़ी मजबूरी है, मतलब ये तो क्रिएटिव लोगों की है। फिर जो चैलेंज लोग हैं, फिजिकली चैलेंज, मेंटल चैलेंज, उनकी सोचिए आप क्या स्थिति होती होगी आज के समय में। एक न्यूक्लियर फैमिली में ये किसी तरह से सस्टेन करना मतलब इम्पॉसिबल जैसा है उन जैसे लोगों को। और पहले दो चार लोग हो जाते थे इस तरह के तो भी आराम से सब चलता था, मतलब उनको बकायदा सारा चीज़ होता था। यदि कोई पागल भी है तो भी बच्चों से बोलते थे चल पागल हुई तो क्या हो, पैर तो पड़ भाई, उसके पैर पड़वाएंगे, उसको बाकी सब चीज़ों में, सामान में उसको रखेंगे। इतना बड़ा वो होता था। आजकल जो जिस तरह से हो रहा है, यदि वो उस तरह के स्पेशल नीड स्कूल्स भी बन रहे हैं या जो भी बन रहे हैं, तो उनकी केवल ये वाली नीड्स की बात हो रही है। लेकिन बाकी जो पूरे रिकग्निशन वाली नीड है कि कौन सा मामा है किसको पैर पड़ रहा है, कौन सा भांजा कर रहा है, कौन सा ये कुछ कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है सबका। तो आप समाज से काट के अलग करके रखिए जाते, पहले समाज में रह के ही होता था। तो गुरुजी का ये कहना था कि आहार की सुरक्षा महत्वपूर्ण चीज़ है आज के समय में। इस तरह का काम करने के लिए क्या है बेटा, अच्छे से बैठो ना, कैसे बैठना है, ऐसे लेट, हाँ छपा है ना, मोमबत्ती है, हाँ वही तो, कैसे बैठना, लेटना है तो ये एक बड़ी महत्व की चीज़ होती है कि आज तो गुरुजी ने ये कहा कि भाई पहले अपना इंश्योर करो, जो चीज़ें जितनी अपनी मेजर लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो उस सिलसिले में कुछ समय और नौकरी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर 11-12 के आसपास फिर मैंने 2011-12 में नौकरी छोड़ दी थी। तो उस समय लास्ट पोजीशन मेरे गुड़गांव में थी मेरी जॉब। तो हम लोग परिवार सहित वहीं रह रहे थे। और फिर उसके बाद आके 3-4 साल फिर मैं गुरुजी के साथ घूमा। उसी बीच में ये ज़मीन वमीन फाइनल की, ये ज़मीन के लिए भी काफ़ी सारा घूमते रहे, तब जाके ये ज़मीन मिली। मैं सुबह बता रहा था आपको कि 1.5 साल लगभग उनके पीछे, ज़मीन आइडेंटिफाई होने के बाद भी 1.5 साल उनको फॉलोअप करने में लगा, तब जाके कहीं ये ज़मीन मिल पाई। और चूँकि ये था कि पेड़ वेड़ लगे हुए थे, दो चार जो क्राइटेरिया थे हमारे, तो उस क्राइटेरिया को मीट आउट करते हुए ज़मीन थी ये, कि गांव एक ऐसा हो। गुरुजी की एक दूसरी कल्पना होती है कि हमारे परिपूर्ण गांव में 360 जाति के लोग रहते हैं, और एक गांव नहीं होता है, वो गांव के आसपास का सराउंडिंग एरिया 8-10 किलोमीटर की रेडियस में। तो उस दृष्टि से भी ये बड़ा परिपूर्ण गांव था। तो बाद में जब हमने ज़मीन लेने के बाद इसको ज़मीन को देखा या यहाँ गांव को देखा, तो कुछ 67 जातियों के लोग यहाँ हैं अभी भी। तो 67 में हालांकि काम सब लोग नहीं कर रहे हैं, अपना अपना पुश्तैनी काम जो उनका पुराना प्राचीन काम होता था, घर का काम होता था, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाति के लोग, उनकी जानकारियाँ हैं, अवेलेबल है।
तो वो सारा कुछ अवेलेबल उनके पास है, एक ही पीढ़ी पहले तक ही, और बहुत अभी भी चल रहे हैं। तो उस दृष्टि से ये हुआ कि उसको थोड़ा दिन के बाद ये किया जाएगा। तो 2011-12 में फिर वहाँ जॉब वगैरह छोड़ के आया, तो 2-3 साल फिर गुरुजी के साथ घूमा उस समय काफ़ी, और 13-14 में ये ज़मीन हमने ली, पहली बार मिली जो, और फिर 1 साल 1.5 साल लगभग बनाने में इसको, जो शुरुआत शिफ्टिंग करने के हिसाब से। तो 2017 की जनवरी में हम लोग बसंत पंचमी के दिन फिर यहाँ शिफ्ट हुए। तो उस हिसाब से लगभग 8 साल हो रहा है, इस बसंत पंचमी में 8 साल कंप्लीट हो गए, पिछले अभी इसी महीने तो थी 2-3 तारीख को ही। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना था यही स्ट्रक्चर था, जो बेम्बू स्ट्रक्चर था, हालांकि इस फॉर्म में नहीं था, ये सब बाद में एक्सटेंड किए, ये सब किए, मतलब तुरंत ही, लेकिन शुरुआत में ये केवल स्ट्रक्चर बना था। यहीं आके सब रुकता था, मैं यहीं खाना बनाते थे यहीं से, क्योंकि जबलपुर से ही आना जाना अप डाउन होता था, जबलपुर रहता था, तो कभी आए तो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए यहीं रुक गए, फिर सुपरवाइज चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे उस समय काम करने के लिए भी कोई लोग नहीं मिलते थे ना, पानी वानी की भी दिक्कत थी, फिर बोर मोटर ये सब चीज़ें धीरे धीरे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि दूर दूर तक है, किसी से आप पड़ोस से ले नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उस तरह से पूरा कलेक्शन ये सब देख के धीरे धीरे 2017 तक वो बन के तैयार हुआ। उस समय ये हमारा जो पहला जहाँ हमारा रेसिडेंस है घर, वो और ये टॉयलेट बेडरूम रूम कॉम्प्लेक्स जो है, ये 2 चीज़ें बन के तैयार हुई कि भाई कोई भी आएगा। वास्तु शांति में ही बहुत सारे लोग आए थे, उसी वास्तु शांति वाले कार्यक्रम में 3 दिन का कार्यक्रम था, उसमें ही लगभग 70-80 लोग बाहर से थे, मतलब रिलेटिव्स के अलावा, जो तो ग्रुप होता ही है। तो गुरुजी खुद थे, गुरुजी फॉर्चुनेटली 3 दिन वहाँ रुके, उस समय यहाँ पे आए थे। हाँ क्या हो गया? तो गुरुजी और उनके साथ के बहुत सारे लोग थे जो आए थे उस समय आश्रम परिवार से। और फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ें, फिर स्ट्रक्चर्स बनते आए। तो पहले जो हम लोग ने चालू किया था, तो पहले ये वाली कल्पना नहीं थी कि इतना सब कुछ करेंगे। ये आश्रम नाम जरूर था, उसकी भी पीछे कहानी है। एक तो जीविका लाइवलीहुड्स और जैविका अर्थव्यवस्था, ये सारे तो मेरे फेवरेट विषय थे। तो बहुत पहले मैंने एक NGO भी बनाया हुआ था, उसका नाम भी जीविका ही था, जीविका लाइवलीहुड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ये बना तो सबको लगा कि ये कोई यज्ञशाला बन रही है, बेम्बू का पूरा स्ट्रक्चर था, उस तरह का था। फिर वहाँ पे भी वो जो बना, जब शुरुआत में बनना चालू हुआ तो वो भी एक मंदिर जैसा बन रहा था, आर्चेज ये वो, ऊपर रूफ नहीं आई थी। तो जितना जब लोग आते थे, एक्सपोज ब्रिक का काम था पूरा, मिट्टी गारेगा, तो लोगों को लग रहा है आश्रम बन रहा है। गाँव के लोग इसको आश्रम बोलना चालू कर दिए थे। फिर मुझे लगा अच्छी बात है, गुरुजी का भी कलाश्रम उन्होंने नाम रखा हुआ था, तो इसको फिर जीविका आश्रम नाम दिया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं था कि इस तरह का काम हम लोग करेंगे, ये था कि हम अपने परिवार के साथ, केवल मैं और उस समय आद्या 3 साल की थी और रागनी, हम लोग यहाँ शिफ्ट होंगे। अपने रहने के लिए बनाया हुआ था कि अपने हिसाब से अपने ढंग से रहेंगे, और जो हमको थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, देखना है, समझना है, जानना है, गांव की पद्धतियाँ, व्यवस्थाएं, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। लेकिन वो हुआ कुछ ऐसा है कि बनने के साथ ही इतने सारे लोगों का आना लगातार चालू रहा, तो फिर ये धीरे धीरे चीज़ें बनती चली गई और इस रूप में आई। तो अभी जो गतिविधियां मूलतः है, कुछ लोग पूछ भी रहे थे, बात चर्चा भी चल रही थी, मुख्य गतिविधि जो यहाँ पर है, जैसे इस पर लिखा है कि शोध, अध्ययन एवं शोध, ये हमारा पैरामाउंट काम है कि इन ग्रामीण व्यवस्था को, ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था, हाँ हल्ला नहीं करो, हाँ चलो इधर देखो हाँ। तो ग्राम व्यवस्था, समाज व्यवस्था को समझना, देखना, और फिर जितना समझ में आए उतना लोगों को बताना, है ना। तो शोध का काम, अध्ययन का काम, और फिर उस दृष्टि से अध्यापन का काम। तो ये जो अध्यापन का काम वाला जो काम है, वो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, वो 2 साल से ही चल रहा है। जो कोर्सेस जो हम लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग ड्यूरेशंस के कोर्सेस यहाँ पे ऑफर करते हैं, रेसिडेंशियल कोर्सेज, वो लगभग 2 साल से ही मुख्य रूप से चल रहे हैं। उसके पहले साल का हमारा बसंत पंचमी का फेस्टिवल होता है, उसी के साथ एक 3 दिन का हम लोग शिविर रखते थे। तो दैट वाज द ओनली थिंग। बाकी हमारा कंस्ट्रक्शन और जो जब यहाँ आ जाते थे उनके साथ बातचीत होना। जिन लोग, आप लोग तो गए हैं कलाश्रम, जो लोग गए हैं कला का आश्रम, तो वो जानते हैं कि जिस तरह की पद्धति थी उसी तरह का ही काम वहाँ रखा हुआ था। दूसरा, तो उसी हिसाब से इसको चालू किया था। और तो अभी अध्ययन के तहत यहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, समाज का, गांव का, कितने कितने तरह के लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनकी पद्धतियाँ क्या हैं, और उस डॉक्यूमेंटेशन को 4-5 रूपों में, फॉर्म्स में उसको कर रहे हैं। एक तो लिखित रूप में है, जो कुछ होता चल रहा है। दूसरा ऑडियो और फिर वीडियो
ऑडियो रूप में भी, जहाँ किसी के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने हैं, बातचीत करनी है, जिनके साथ जो पुराने पुराने कारीगर बचे हुए हैं उनकी वीडियो भी जहाँ जहाँ हो पा रहे हैं तो वीडियो। और चौथा जो चीज़ है कि फिर जितने आर्टिफैक्ट्स कलेक्शन, वो भी उस डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा ही है ना। आप दरवाज़ा लेके आ रहे हैं तो आपको दरवाजे के बारे में लिख तो लोगे आप बहुत सारा चीज़ें, उसके बारे में उसका ऑडियो वीडियो भी बना लोगे, लेकिन जो देखने में जो सीइंग इज़ बिलीविंग वाला जो फर्स्ट हैंड डायरेक्ट हैंड जो एक्सपीरियंस होता है उसका एक अलग ही अनुभव होता है ना। तो वो चौथा लेवल पे। और पांचवा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंशियल डॉक्यूमेंटेशन, कि आदमी यहाँ आके रहे भी, उसको वो परिवेश भी मिले कि केवल वीडियो से भी देख सकता है, पढ़ के भी आश्रम के बारे में जान सकता है, गतिविधियों समाज व्यवस्था के बारे में जान सकता है, ऑडियो देख सकता है, वीडियो देख सकता है, इवन म्यूजियम्स में जाके भी देख सकता है। लेकिन जो जानकारी रह के मिलेगी उस माहौल में, वो जानकारी मिलना मुश्किल है कि नहीं। म्यूजियम भी हम लोग जाते हैं ना, अच्छे से बड़े बड़े म्यूजियम उन सारी चीज़ों में, बट वो सारी चीज़ें मिल जाती, प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं देखने के लिए, उसके बारे में हमको पूरा सब कुछ ऑडियो वीडियो भी एवी के हिसाब से भी पूरा अवेलेबल होता है, यूट्यूब में भी देख लेते हैं। बट जब तक आप उसमें रहते नहीं उस माहौल में, उसका इंटरलाइजेशन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस दृष्टि से ये था कि ये ऐसा एक माहौल बने कि जहाँ यहाँ आदमी आके रह भी सके। तो ये 5 फॉर्मेट्स में ये है। फिर इसके साथ ही गुरुजी रविंद्र शर्मा जी का जितना सारा बातचीत अलग अलग जगहों पे हुई है, उनका कंपाइलेशन, उनका कोलेशन, उनका ट्रांसक्रिप्शन, और उसको फिर बुक फॉर्म में और बढ़िया वीडियो फॉर्म में। अभी वीडियोस जो हैं हमारे रॉ वीडियोस हैं हमारे पास यूट्यूब में जो देखते हैं, 2-4 जगह पर रिकॉर्डेड हुए हैं, बट उसको पूरा कंप्रहेंसिव ढंग से। तो ये दूसरा तरह का काम एक जो गुरुजी का उस पर चल रहा है। तीसरा काम जो मैंने बताया, इन सब चीज़ों पे बेस होके फिर जो कोर्सेज अभी हमने 1.5-2 साल से लगभग चालू किए हैं, तो ये 3 प्रमुख काम हैं। बाकी तो फिर छोटे छोटे और बहुत सारे काम हैं। बच्चे स्कूल विजिट्स के लिए बच्चे यहाँ पे आते हैं, टूरिज़्म का काम होता है, आर्किटेक्चर के ऊपर में काफ़ी सारे कोर्सेज भी होती हैं, बातचीत भी होते हैं, और बाकी चीज़ें भी होती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन भी हम लोग करते जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे और वहाँ पे है, चार्ट में भी देखेंगे अपन लोग आगे चल के। तो दैट्स अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ जीविका आश्रम। एक और चीज़ जो जानने वाली यहाँ पर है वो ये कि ये आश्रम जो पूरी तरह से अनरजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में है, कोई रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है। जैसे हमारे पुराने गुरुकुल हुआ करते थे, पुराने ऋषि आश्रम हुआ करते थे, 1860 के पहले तो कोई रजिस्ट्रेशन चीज़ ही नहीं थी ना। 1860 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आया उसी के बाद से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, कंपनीज भी थोड़ा सा उसी के आसपास की, कंपनीज एक्ट भी है जो पुराना एक्ट। उसके पहले जो हमारे सामाजिक कार्य बाकी सब कार्य होते ही थे। तो उसी दृष्टि से कोशिश है यहाँ पे, कितना सक्षम हो पाएंगे वो अलग बात है। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। और उसी तरह से जितने सारे कोर्सेज भी हैं, रिसर्च का काम भी है, इवन यहाँ वॉलंटियर्स यहाँ 1-1 साल 1.5 साल के लिए भी रुकते हैं जो आके, तो वो सारा जो काम होता है वो खुद का सहयोग से ही होता है। तो जो लोग आते हैं अपना खुद भी कंट्रीब्यूट करके चले जाते हैं। तो जनरली जैसे 7 दिन की वर्कशॉप है, तो वो एक एस्टिमेट उनको रकबर बताए जाते हैं, 1000 रुपये पर डे के हिसाब से खाने पीने रहने का ये होता है। कुछ लोग उसमें से कम देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं, तो वो मीट आउट हो जाता है पर पर्सन के हिसाब से, पर डे पर पर्सन। तो वो ऐसा एक हिंट कर दे दिया जाता है, तो फिर उसी दृष्टि से चल रहा है। तो कोई यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट CSR ये वो कुछ ना गवर्नमेंट फंडेड ना और कोई NGO की तरह से। तो फॉर्चुनेटली सो फार वी हैव बीन एबल टू डू दिस। अब आगे देखते हैं। इसीलिए इसमें भी यहाँ इनफैक्ट ये सब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी बहुत तरह के सहयोग से ही काम हुआ है। इंडिविजुअल सहयोग भी है और एक्सपर्टीज़ वाला सहयोग है। कभी किसी चीज़ में कोई किसी विषय का एक्सपर्ट है, कोई किसी विषय का एक्सपर्ट है, तो वो उस तरह से सहयोग करता रहता है। उस हिसाब से ये अभी तक यहाँ इस पोजीशन पे आए हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा यहाँ का है। बाकी और अपन एक टूर लेते हैं, चीज़ें कहाँ कब कैसे क्या क्या बनती गई, हाँ, और फिर उसमें उसके बाद भी कुछ और होता है तो फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और कोई क्विक क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स? आपने ये इंद्राना या जबलपुर के आसपास की जगह क्यों चुनी कि आप MP के ही हैं ऐसे? जी, मैं जबलपुर का ही रहने वाला हूँ। जबलपुर शहर का ही रहने वाला हूँ, लेकिन शहर में ही मेरी पैदाइश हुई और शहर में ही सारा कुछ हुए। एक गांव के प्रति मेरी 2 रिलेशन रहा है, एक तो गुरुजी से सुन के, और दूसरा मेरी पढ़ाई भी रूरल मैनेजमेंट की हुई है। वो हालांकि इसकी एकदम उल्टी वाली पढ़ाई हुई है। तो आप गांव को शहर कैसे बनाना है उसकी पढ़ाई हुई है वो, है ना। नाम रूरल मैनेजमेंट है, अब गांव को गांव कैसे बचे रहने देना है अब वो काम कर रहे हैं। तो
तो हालांकि फिर भी ये ज़मीन ढूंढने में फिर भी काफ़ी समय लगा। यहाँ मैं जब मैं जॉब वगैरह करता था 1-2 साल बीच में जबलपुर में भी रहा हूँ मैं, तो उस समय ये सारा एरिया घूमा हुआ था। तो ऐसा था कि ऐसे 2-4 जगह इस तरह की कुछ मिल जाती जगह तो अच्छा रहेगा। कुछ परिचित के लोग थे, उनको बोल रखा था। तो हम लोग 2-3 चीज़ें देख रहे थे, क्राइटेरिया जो हमारा था। एक तो सोच रहे थे कि नदी नर्मदा के किनारे कहीं मिल जाए, क्योंकि नर्मदा का एमपी में काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस है और काफ़ी होली रिवर मानी जाती है। पूरे विश्व में एक ही मात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, अभी भी उसकी परिक्रमा होती है नर्मदा की, और बहुत अब तो बढ़ रही है धीरे से। तो लोग पैदल भी करते हैं उसकी परिक्रमा, मतलब कुछ लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास का टोटल होता है। हाँ, वन वे 1700 के आसपास वही है। हाँ, तो 17 दूनी 3400, वही 3300 के आसपास जो है, तो वो उतनी परिक्रमा लोग करते हैं। तो 3 साल में लगभग वो पूरी होती है। 3 साल 3 महीने 3 दिन ऐसा कुछ है उसका, तो उतने उसमें वो पूरी होती है। फिर इसके अलावा अभी तो टूरिज्म वालों के हिसाब से ये ट्रिप्स भी, बस ट्रिप्स भी होने लगे हैं, तो 15 दिन में 17 दिन में वो पूरा करके वो करते हैं। बट अभी भी ये होती है। और गाँव में आप जाके देखेंगे, घाट पे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गाँव में नदी किनारे परिक्रमा वासियों की रहने खाने सबकी पूरी व्यवस्था है। कल हम लोग बहुत सारे लोगों को देखे, हाँ, वाइट कपड़ा पहन के वो पूरा पैदल अपना एक लगा के पीछे चलते रहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और इन सब की व्यवस्था वहाँ पे, मतलब छोटा से छोटा गाँव में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था मिल जाएगी। रहने के लिए भी मिल जाएगा। हाँ, रहने के लिए भी मिल जाएगा, खाने के लिए भी मिल जाएगा। और ये बोला जाता है बहुत सारी जगह, अब तो खैर वो धीरे धीरे, कि परिक्रमा करते समय पैसा रखना इन लोगों को अलाउड नहीं होता था। क्या पैसा रख के जा रहे हो तो इसका मतलब या तो नर्मदा मैया पे आपको भरोसा नहीं है। नर्मदा मैया का नाम होता था, है तो समाज का एक्चुअली, कि समाज की व्यवस्थाएं हैं ऐसी थी कि आपको पैसा रखने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो वो अभी भी है, मान्यताओं में है, बहुत सारे लोग वैसे ही यात्रा करते हैं अभी भी। तो ये ऐसा नहीं कि हम किसी वैदिक युग की बात कर रहे हैं या उस युग की बात कर रहे हैं, ये वर्तमान समय में ये चीज़ चल रहा है, देखने के लायक है। तो एक वो था कि वहाँ नर्मदा जी के किनारे मिल जाए, या फिर ऐसा था कि किसी गांव में एक जो क्राइटेरिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जातियों वाले लोग हों, क्योंकि हमको रिसर्च और उसके बारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। तो जब लोग ही नहीं होंगे तो रिसर्च किस बात पे होगी, व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो रिसर्च क्या होगी। तो ये दूसरा क्राइटेरिया था। तीसरा ये था कि गाँव से एकदम नज़दीक भी ना हो और बहुत बाहर भी ना हो। तो जैसे ही पेरीफेरी में है गांव, यहाँ से दिखता है, लेकिन गांव में नहीं ऐसा है। हालांकि ये बात अलग है कि अब गांव बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये बन जाने के बाद फिर धीरे धीरे और लोग डेवलप कर लेते हैं आजू बाजू, तो वैसा भी हो रहा है। लेकिन अब 2-4-5-10 साल तो निकल गए, अब और 8-10 साल और निकल जाएंगे, फिर देखा जाएगा। चलिए और बताइए, और कुछ क्विक। जो व्यवस्था पहले थी वो अभी थोड़ा बंद हो गए, आप रिवाइव करने की भी कोशिश कर रहे हैं उनका? देखिए, रिवाइव का हमारा प्रोसेस ये है कि आप यदि कुछ उस मोड में रिवाइव करते हैं कि रिवाइव करने के हिसाब से जा रहे हैं, तो रिवाइव होती नहीं है वो, क्योंकि वो उसकी प्रेरणा जब तक अंदर से नहीं आएगी, वो बहुत ही एक आर्टिफिशियल रिवाइवल जिसको कहते हैं वैसा होता है। लेकिन आप ऐसे मॉडल्स बना रहे हैं जहाँ से लोग मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, तो फिर वो चीज़ बहुत हद तक काम होती है। तो अब जैसे हम यहाँ लोगों को नहीं बोलते हैं कि आप पुराने घर मत तोड़ो, हमने उन्हीं पुराने घरों को अच्छे ढंग से बनाया है, कबीलों को बनाया है। पहले हमको दरवाजे मिल जाते थे, गाँव से लेके आते थे, है ना, क्योंकि वो निकाल ही रहे थे, वैसे भी जला रहे थे या निकाल रहे थे उनको, तो हमको मिल जाए। अब लेने जाते तो अब नहीं मिलता हमको, ये बोलते भैया हम भी लगाएंगे, खुद ही लगाएंगे। तो अब वो हमने मोटिवेट किया नहीं, हमने उनको इंस्पायर किया नहीं, लेकिन वो इंस्पायर्ड हो गए। तो वैसी वाली प्रक्रिया पे ज़्यादा बिलीफ है कि यदि ये चीज़ होगा तो वो खुद ही अपने आप से बहुत सारे लोग वो कर पाए। बहुत सारे लोग पुराने मकान घर तोड़ रहे थे, कबीलू वाला नहीं बनना है, वो नहीं करना है, नई जनरेशन के लोग वो करते थे। अब ये बोलते हैं कि बाहर से लोग आके ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। मतलब हमको तो बाहर, जबलपुर भी बाहर ही ना उनके लिए, तो पूरा जबलपुर से लोग आके यहाँ पे इस तरह का मकान बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बनाए। तो जो उनकी जो एल्डर जनरेशन है, वो अब उनको एक बल मिलता है उनके लिए बात करने के लिए कि भाई बाहर के लोग, तो अब क्या कर रहे हैं लोग बाग, एडिशनल घर बना रहे हैं नए, लेकिन पुराना घर तोड़ नहीं रहे हैं। पुराना घर भी है और एडिशनल भी है। पहले ये होता था तोड़ के नया बनाने की बात होती थी पुराने से, तो अभी वो ऐसा धीरे धीरे आ रहा है। अब कितना देर तक रहेगा क्या नहीं है। वहाँ यहाँ आसपास के लोग, मतलब बहुत सारे सरपंच पंच ये सब देखने आते हैं, देखते हैं और अपने अपनी हिसाब से उसको करते हैं। वर्कशॉप्स कौन सी होती है? 4 अभी हमने फॉर्मेट्स डेवलप किए हैं। इसके अलावा है तो और भी बहुत सारी चीज़ों का प्लान।
एक तो हम लोग नेचर एंड कल्चर के नाम से एक वर्कशॉप करते हैं, कल्चर एंड इकोलॉजी या नेचर एंड कल्चर। तो उसमें ये कि कल्चर और नेचर ये अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही से दूसरी चीज़ होती है, दूसरे से उससे होती हैं। और उसमें भी बात पूरी जीवन शैली की ही होती है कि आपकी जीवन शैली कैसे पूरी तरह से कला प्रधान हो सके, कैसे आपकी पूरी जीवन शैली प्राकृतिक हो सके। तो उसमें कान दूसरी तरह से पकड़ने वाली बात है, लेकिन बात वो पूरी समाज व्यवस्था की ही होती है, क्योंकि आजकल ये लोग बाग उस शब्द को ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं, नेचर कल्चर इकोलॉजी ये सारी चीज़ें, तो वो है। दूसरा एक जो प्रमुख वर्कशॉप होती है वो जीवन शैली के बारे में ही बात होती है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उठने बैठने से लेके घर कैसे होने चाहिए, खान पान। क्योंकि क्या हो गया है, ये प्रैक्टिकल टाइप का थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो सुन के देख तो रही हैं, समझ रही हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन करने का फर्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं ना, वो लेने में थोड़ा सा इनिबिशंस होते हैं, यार ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। तो यहाँ आके वो लोग इसको देखते हैं, समझते हैं किचन में क्या इश्यूज़ है, नहीं है, या ये बांस का हमने घर बनाया तो इसके क्या इश्यूज़ हैं, लीकेज तो नहीं करता, या खपरे वाले मकान हम लोग कर रहे हैं, या फ्लोरिंग जो है गोबर वाली और मिट्टी वाली है, तो उसके क्या इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स क्या हैं। तो वो सारी चीज़ों पे बात होती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में बातचीत होती है। तो ये वाला कोर्स जनरली फैमिलीज़ के साथ में होता है, तो जहाँ जो लोग इसको अपने उसमें कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यार पीतल के बर्तन हैं, कांसे के बर्तन हैं, टूट जाते हैं, ये सुन के आए ना, या फिर उसको बहुत साफ़ करना पड़ता है, ये तो वो चीज़ यहाँ देख के वो चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये चीज़ वाकई वैसा है या नहीं है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि आर्टिसन सेंट्रिक, जिस तरह के हैंडमेड वाला आजकल पूरा मामला चल रहा है कि कारीगरी के चीज़ें लें, हैंडमेड चीज़ें हों, तो लेकिन जिस तरह से वो एक्सपोज्ड है उनके लिए वो लाइफस्टाइल को महंगा बनाती है। जिस तरह की बाज़ार में यदि आपको हैंडमेड चीज़ लेके जाना है, लेकिन आप कारीगरों के साथ जुड़ते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि एक्चुअली जो रेगुलर चीज़ें हैं मशीन मेड से भी सस्ता है ये, प्रोवाइडेड यू हैव कनेक्शंस एंड दैट काइंड ऑफ रिलेशंस, है ना। जिस तरह के अब आप जाके बेंगलोर में या जबलपुर में ये हम हैंडीक्राफ्ट आइटम लेंगे तो स्वाभाविक महंगा ही मिलेगा, क्योंकि उसकी बनाने की प्रक्रिया अलग है। लेकिन गांव में यदि हैंडीक्राफ्ट लेंगे तो वो एक अलग तरह से मिलेगा, क्योंकि उसकी बनने की तरीके अलग हैं, प्रक्रिया अलग है, और वो कारीगरों के हिसाब से उनके रिलेशनशिप अलग होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे ये दूसरा एक होता है। तीसरा एक प्रमुख कोर्स हम लोगों ने चालू किया है, वो है अर्थव्यवस्था के ऊपर में। तो ये दोनों तो वर्कशॉप जैसे होते हैं, हैंड्स ऑन भी होता है सारी चीज़ें। अर्थव्यवस्था वाले कोर्स में ज़्यादा थ्योरेटिकल डिस्कशन ही होता है, और क्योंकि थ्योरी को उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कौन सी चीज़ किस तरह से हम लोग जो प्रेजेंट फॉर्म में देख रहे हैं वो कब आई, कैसे आई, उसके आने के पीछे के कारण क्या रहे हैं, और अब उसके रिपरकशंस क्या क्या हैं, उसके रिपरकशंस क्या हैं, और उनसे निकलना है तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। गुरु जी के बातचीतें होती हैं, धर्मपाल जी की बातचीतें होती हैं, गांधी जी की, कुमारप्पा जी की, तो इन सबको मिला के वो एक 7 दिन का फुल फ्लेज कोर्स होता है वो। इसके साथ साथ एक हम लोग काफ़ी समय से जो सोच रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं गाँव में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। लगातार वो जिस तरह से मीडिया में भी आता है, थोड़ा सा भी कोई आदमी शिफ्ट होता है तो उसके बारे में दुनिया भर का बढ़ा चढ़ा के ये सब करते हैं, बेटर इंडिया और कौन कौन से हैं, ओ माय गॉड और क्या क्या है, जो उस सब के हिसाब से बहुत आता रहता है। तो उसमें ये हम देख रहे हैं कि 2 काम हो रहे हैं। जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें 2 या 3 तरह के ज़्यादातर ट्रेंड आ रहे हैं। एक तो हो रहे हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं गाँव में, लोकेशनल तो शिफ्ट हो रहे हैं, बट उनका जीवन शैली पूरी शहरी ही है। वही बरमूडा पहनना है, वही हाफ पैंट पहनना है, वही ट्राउजर्स रहना है, फिर उसके बाद वही वॉशिंग मशीन, वही एसी, एयर कंडीशन, वो सारा कुछ उस तरह के लोग हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं कि जो पूरी तरह से नेचुरल तो हैं, लेकिन उनका गांव के साथ कोई संबंध नहीं, तो असामाजिक स्वावलंबन जिसको कहा जाए ना, तो वो उस तरह की बात अपनी चर्चा हुई थी ना, सामाजिक स्वावलंबन और असामाजिक स्वावलंबन, कि आप है तो नेचुरल बिल्डिंग में रह रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब है जो कुछ इस तरह के लोग कर रहे हैं, लेकिन गाँव के साथ में रिलेशनशिप उनका 0 है। हाँ, अपना ही सब कुछ कर लेंगे, अपना ही जहाँ से लेके आना है, ये करना है, वो करना है। तीसरे उस तरह के लोग हैं कि जो एक्साइटमेंट में शिफ्ट तो हो गए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं उसको, क्योंकि वो दोनों चीज़ें नहीं आ रही हैं उनको, ना ये रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना वो आ रहा है गाँव के साथ में, और ना वो पूरी तरह से गाँव में शिफ्ट हो पा रहे, पूरा का पूरा वही शहरी वाला ही मामला चल रहा है।
तो ऐसे 3-4 ट्रेंड जो देखने में आ रहे हैं, उस दृष्टि से ये एक वर्कशॉप हम लोग सोच रहे हैं कि करना चाहिए। क्या मनोज जी, सही है नहीं? स्वाभाविक रूप से जो गांव के लोगों के लिए आर्थिक कुछ कर हाँ बिल्कुल, engage कर सकें। जी जी जी, इनकम जनरेशन एक्टिविटी, मतलब अल्टरनेट लाइवलीहुड अपने लिए भी और गांव के लिए भी है कि उनको चीज़ें करके फिर बेचेंगे, अपन गोबर का सामान बनवाएंगे और फिर हाँ, ये एक फोटो कैटेगरी है, राइट। एक सॉइल भी हाँ, वो तो बच्चों के साथ में बताया ना, छोटे मोटे कार्यक्रम तो और फिर है, टूरिज्म का जैसे है, स्पॉइल स्टाइल है। नहीं, ये कैटेगरी जो वर्कशॉप वाली जो कैटेगरी ये है, तो अभी 4 मेजर फॉर्मेट्स हैं जिसके तहत काम हो रहा है। बट अदरवाइज उसके अलावा भी बहुत, जैसे अभी अपना 3 दिन का है, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स आते हैं। अभी पिछले साल एक ये यूथ अलायंस ऑफ इंडिया है, जानते हैं आप लोग कुछ लोग? तो ये पिछले 15-16 साल से अल्टरनेटिव्स के स्पेस में काम कर रहे हैं और एक ग्राम्य मंथन करके एक प्रोग्राम कराते हैं 10 दिन का। तो विंटर सीजन उनका कच्छ में होता है और समर सीजन अभी तक कानपुर में होता था, तो लॉकडाउन के बाद से बंद हुआ है। तो वो पिछली बार से यहाँ चालू किया उन्होंने। हर साल यहाँ आएंगे ऐसा। हाँ हाँ, अभी तक की तो बात ये है कि अभी जब तक और उनको कुछ नहीं होता है, तो अभी तो पिछले साल है, अभी इस साल का क्या बोले थे, अभी आने वाला है क्या? जो वो जून में होता है जनरली प्रोग्राम, तो 10 दिन का वो प्रोग्राम होता है। उनकी अलग रिगरस प्रोसेस है सिलेक्शन का, और वो फंडेड होता है कहीं से, अलग अलग लोगों से। तो क्या नाम है यूथ का? यूथ अलायंस ऑफ इंडिया। तो उसमें ग्राम्य मंथन है, एक्सपोजर टू द विलेजेस, लाइफस्टाइल, ग्राम्य मंथन, यंग लोगों के लिए। कॉलेज नहीं, अंडर 30-35, तो वो 18-19 से लेके 35-35 साल के बच्चों के लिए रहता है। बच्चों क्या, 30-35 साल के लोगों के लिए रहता है। सही है, सही है। बोल रहे थे थिएटर फेस्टिवल भी होता है ना? हाँ, वो फिर कल्चरल प्रोग्राम्स में अलग, ये वर्कशॉप्स में हुआ। फिर उसके बाद दूसरी तरह की वर्कशॉप्स भी होती हैं, आर्ट फॉर्म से संबंधित है। जैसे एक बार यहाँ पे पेंटिंग की वर्कशॉप हुई थी, थिएटर वर्कशॉप 10 दिन की एक हुई थी। इस तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं साथ में। बेम्बू के ऊपर एक इंटेक के साथ में वर्कशॉप हुई थी, बेम्बू बोल रहा हूँ, सॉरी, लोहा का जो है, यहाँ एक 5 किलोमीटर दूर एक कारीगर हैं जो लोहे के सरोते बनाते हैं, वो बीटल नट क्रैकर जो होता है ना, वो बनाते हैं, और ताले बनाते हैं अभी भी पुराने स्टाइल के। तो वो कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर है, जाके आ सकते हैं कुछ लोग जाना चाहें तो। उनको भी बोल सकते हैं, वो भी सामान लेके आ सकते हैं आप लोग लेना चाहें तो। मेटल नट काट के उसको डिजाइन तो वो उस तरह के कार्यक्रम भी बीच बीच में होते रहते हैं। बेम्बू की वर्कशॉप्स हैं, तो उनका लोहे वालों के साथ 10 दिन का हुआ था इम्प्रोवाइजेशन की क्या चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बीटल नट क्रैकर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। कटी कटाई मिल जाती है, सो पड़ी है, जो खा रहे हैं, एक तो खा ही नहीं रहे लोग भाग, और जो खा रहे हैं उनको रेडीमेड कटी कटाई मिल जाती है। तो वो सारे कार्यक्रम भी होते रहते हैं बीच बीच में। ये आपका प्रोग्राम्स जो ईयरली कैलेंडर रहता है इनका, या एड हॉक बेसिस पे जब भी कोई आता है, या नीड बेसिस पे ऐसा रहता है? ये मैंने जैसे बताया कि 2 साल से ही चालू हुआ है ये जो हमारे वर्कशॉप्स जो हैं, क्योंकि अभी तक तो रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन सब में हम लोग खुद ही लगे हुए थे, कंस्ट्रक्शन वगैरह में। तो अभी टेंटेटिव कैलेंडर जैसा है, लेकिन फिक्स नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको फिक्स करने का प्लान चल रहा है। कि एक्चुअली क्या है, देखिए, कार्यक्रम यहाँ अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक ही हो पाते हैं। बहुत गर्मियों में लोगों की आजकल सहन शक्ति ख़त्म हो रही है। तो वो जैसे यूथ अलायंस ऑफ इंडिया वो जून में करते हैं, क्योंकि वो एक एंट्री पॉइंट बैरियर टाइप का है उनका, कि जो वाकई कमिटेड लोग हैं, जो गर्मी एकदम सह सकते हैं, और कच्छ में ठंड में करते हैं। वो कच्छ की ठंड भी बड़ी गजब होती है वहाँ की। तो वो दोनों एंट्री पॉइंट बैरियर जैसा काम करता है उनके लिए। तो एकदम हाँ, इंटरेस्टेड और जो कमिटेड लोग हैं वही आए, ऐसा करके। तो ऐसे कुछ ही कार्यक्रम होते हैं। और बच्चों के साथ वाले जो कार्यक्रम होते हैं, थिएटर वर्कशॉप वगैरह, ये सब, वो भी छुट्टियों में ही करने पड़ते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल जैसा होता है। गांव के लोगों बच्चों के लिए करे तो ठीक है, कि जबलपुर से या बाहर से लोग आके कर रहे हैं, तो 8 दिन 10 दिन का समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो वो मोटा मोटा पता है कि गर्मियों की छुट्टियों में होने वाले काम हैं,
ये बाकी काम अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में कौन सा समय क्या है। बसंत पंचमी का कार्यक्रम हमारा बसंत पंचमी में ही होता है, उसमें जो जीवन शैली वाला शिविर होता है वो बसंत पंचमी के समय ही होता है, वो उसी दिन से ही चालू होता है, तो वो भी फिक्स है। उसको फिक्स करना है, एकदम फुल्ली फिक्स करना है, बट टेंटेटिवली तो फिक्स है वो, ऐसा है। वो हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करते रहते हैं, वो जो ये सारे जो कोर्सेज होते हैं और वर्कशॉप जो चलते हैं, तो उसमें उनके 2-2 4-4 लोग आते रहते हैं, मतलब 2-2 4-4 क्या, वो 6-6 7-7 लोग ही आते हैं क्योंकि 2-4 में उनका वो थोड़ा सा इकोसिस्टम नहीं बनता है खाना बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। आपने गुरुकुल शुरू करने के बारे में कभी सोच रहे हैं? गुरु ये यदि देखा जाए तो एक तरह से गुरुकुल ही है हाँ वही है। बट उस जिस तरह के गुरुकुल का हम लोग मतलब कल्पना में है, देखिए हमारे गुरुकुल के बहुत प्रकार रहे हैं ना। एक तो स्कूली बच्चों वाले गुरुकुल रहे हैं, एक सीनियर जो गुरुकुल रहे हैं, एक इस तरह के आश्रम जो सेंटर्स ऑफ वेरी हायर एजुकेशन हुआ करते थे, लोग आते थे। जैसे रविंद्र शर्मा जी का जो आश्रम था वो अपने आप में गुरुकुल ही था, जितने सारे लोग आते, जितने सारे इनिशिएटिव्स यहाँ जो चालू हो रहे हैं, वो मतलब इंदुमती ताई से लेके दिलीप केलकर जी से लेके हमारे जैसे यंग बच्चे जो समय यंग थे तो ये सब लोग वहीं से निकले हुए हैं, वहीं से देखे हुए, समझे, जाने हैं। तो वो भी एक फॉर्मेट ऑफ गुरुकुल है। तो वो उस दृष्टि से तो चल ही रहा है, क्योंकि अध्ययन, अध्यापन, ये काम, शोध, ये तीनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अब लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो 2-3 साल का इंटरेक्शन अलग अलग बच्चों के साथ में रहने के बाद देख के कि एक छोटा सा गुरुकुल यहाँ पे भी हायर एजुकेशन का किया जा सकता है। और छोटा मतलब लिटरली छोटा, साल में 5-7 लोग ही, ऐसा नहीं कि उसमें लकी है कि आशीष जी बात किए हैं विद्या क्षेत्र के कुछ बच्चे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग भी। जी। तो जो खासकर समाज व्यवस्था को समझने के लिए कि हमारी समाज व्यवस्था कैसी रही है, मतलब इस अलग अलग विषय वाइज गुरुकुल हायर एजुकेशन के होते हैं, तो किसी को इकोनॉमिक, समाज व्यवस्था, ये सारी चीज़ें समझना है तो 1 साल 1.5 साल रह के, कारीगरों के साथ काम करके, गांव के साथ में भी, फिर यहाँ पे जितना रिसर्च हुआ है, इतने सारे प्रोग्राम्स जो रेगुलरली हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हुए, तो ये पूरे ही प्रोग्राम्स एक प्रकार से यदि रहेंगे 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए, तो पूरे प्रोग्राम्स भी देखेंगे, उसमें कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे, वॉलंटियर भी होगा और दे विल बी पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ अभी मतलब अभी तक की जो सोच है वो ऐसा एम्प्लॉयर रिलेशनशिप वाला लोग नहीं रखने का है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 3 ही लोग हैं, मतलब हम 3-4 लोग तो ये बच्चे हैं, संदीप पिछले 1 साल से यहाँ पर हैं, और ब्रिजेश भाई आते जाते रहते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग बस इतने लोग ही हैं यहाँ पे, वही प्रोग्राम मेंटेन करते हैं, मैनेज कर। इवन खाने बनाने वगैरह वाले जो लोग भी हैं, ये भी जब प्रोग्राम होता है तब फिर गाँव से आ जाते हैं, ऐसे रेगुलर डेली बेसिस पे वो भी नहीं रहते हैं। और जो कारीगर और 1-2 लोग और जो काम करने के लिए आते हैं, वो भी सुबह आके 8 बजे आके फिर शाम को 5 बजे चले जाते हैं। तो उस स्वरूप को बना के रखते हुए जो गुरुकुल बन सकता है, उस पर एक चर्चा तो चल रही है मुनीत भाई से 1 साल से, मतलब 6-8 महीने से चर्चा चल रही है। तो मैंने उनको दोनों चीज़ बोली थी, एक तो ये कि आपके यहाँ के बच्चे भी आना चाहें, जो लोग बच्चे बच्चियाँ जो यहाँ पे रह सकें, और दूसरे जो इस पूरे प्रोग्राम को एंकर भी कर सके। मैं तो ये भी बोलूँगा कि जिस तरह के लोग आप लोग कर रहे हैं, तो साथ में मिलके ही उसको शुरुआत किया जा सकता है। तो ऐसे 5-7 लड़के लड़कियों के साथ में शुरू करने का है। और बताइए, और बच्चे चुप हैं इस बार? वहाँ पूछ के पूरा खत्म कर लिया, कोटा खत्म कर लिया अपना। या ऐसा है कि यहाँ आके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए देख के ही उत्तर मिल गए